नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से तमाम बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। विभागों का बंटवारा होने के बाद मोदी सरकार 3.0 आज से फुल एक्शन में आएगी। आज सभी मंत्री अपना पदभार संभाल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार, जिन्होंने मुझ पर जताया भरोसा। मुझे गृह और सहकारिता मंत्री की भूमिकाएं सौंपी फिर से। मोदी सरकार 3.0 में गृह मंत्रालय सुरक्षा पहलों को तेज और मजबूत करना रखेगा जारी। प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षित भारत के सपने को साकार करने के लिए नए दृष्टिकोण करेगा पेश। विदेश मंत्री के रूप में फिर से नियुक्त हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अपना पदभार संभाल लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी एक बार फिर से मिलना बहुत सम्मान की बात। पिछले कार्यकाल में इस मंत्रालय ने असाधारण प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमने G20 की अध्यक्षता की, हमने वैक्सीन, मैत्री आपूर्ति सहित कोविड की चुनौतियों का सामना किया। हम ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन कावेरी जैसे महत्वपूर्ण अभियानों का केंद्र भी रहे। एस जयशंकर ने कहा कि पिछले दशक में प्रधानमंत्री की अगुवाई में यह मंत्रालय बहुत सी जन केंद्रित नीतियों का मंत्रालय बना। आप इसे हमारे बेहतर पासपोर्ट सेवाएं, विदेशों में भारतीयों को दिए जाने वाले सामुदायिक कल्याण कोष समर्थन के संदर्भ में भी देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में मंत्रालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला। मंत्रालय पहुंचने पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री को एक बार फिर से जनता ने आशीर्वाद देकर सेवा का मौका दिया। इसमें रेलवे का एक बड़ा रोल रहेगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों में रेलवे में बड़ा सुधार किया है। रेलवे हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसी विजन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। मोदी सरकार 3.0 में विभागों के आवंटन के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश भवन में विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ पहली अनौपचारिक बैठक की। कृषि जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिलने के बाद शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री के अगुवाई में तैयार संकल्प पत्र में किसानों और कृषि के लिए जो बातें कही गई, उसी के अनुरूप काम किया जाएगा। मोदी कैबिनेट में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय मिलने के बाद सरबानंद सोनोवाल ने कल ही अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। सोनोवाल इससे पहले भी मोदी 2.0 में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में उनका मंत्रालय देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में करता रहेगा काम। का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश के विकास में कृषि। श्रीपद येसो नायक ने भी मोदी सरकार में मंत्री बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। नायक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार की अगुवाई में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेगा। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पिछले 10 साल में केंद्र की सरकार ने कई अच्छे काम किए, लेकिन चुनाव के आवेश में हुई बातों से आगे बढ़कर अब आने वाली समस्याओं पर ध्यान करना होगा केंद्रित। आंध्र प्रदेश में भी आज टीडीपी के विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को नेता चुना जाएगा। नेता चुने जाने के बाद टीडीपी, बीजेपी और जनसेना गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलेंगे, सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। इसके बाद सरकार बनाने का निमंत्रण मिल सकता है। नायडू के साथ कई और विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश में टीडीपी को 135, जनसेना को 21, बीजेपी को 8 सीट पर जीत हासिल हुई। कल 12 जून को यहां नई सरकार लेगी शपथ। ओडिशा में करीब 2.5 दशक के बाद सरकार बदली। अब यहां बीजेडी की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन सबके बीच बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को ओडिशा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया। इनकी मौजूदगी में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों में से कुछ दिग्गजों को छोड़कर ज्यादातर नए चेहरे पहली बार विधानसभा में आ रहे हैं। नई सरकार का शपथ ग्रहण 12 जून यानी कल। चुनावी नतीजों की अगर बात की जाए तो इस बार बीजेपी ने यहां पर कमाल का प्रदर्शन किया। 147 में से 78 सीटों पर बंपर जीत दर्ज की, जबकि सत्तारूढ़ दल बीजेडी 51 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। नीट यूजी परीक्षा में अनियमितता से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। परीक्षा को रद्द करने और परीक्षा फिर से करवाने से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई होनी है।
याचिका में कई उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चुनौती दी गई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अन्य याचिका में परीक्षा में मनमाने तरीके से दिए गए ग्रेस मार्क्स के निर्णय को भी चुनौती दी गई है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का संचालन आज से शुरू हो गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों ने यहां आने वाले यात्रियों का स्वागत किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने इसी साल जनवरी में इस नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था। ये टर्मिनल भवन 1100 करोड़ रुपए की अधिक लागत से विकसित किया गया है। इस नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन की सालाना क्षमता 44 लाख से अधिक यात्रियों की है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल भवन से यात्रियों को बहुत आसानी होगी। पुलवामा पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में मारे गए लश्कर आतंकी रियाज अहमद डार और उसके रईस अहमद डार के OGW नेटवर्क से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। इनमें 6 किलोग्राम वजन के 2 IEDs, AK-47 पिस्तौल और आपत्तिजनक सामग्री शामिल है। संबंध में धारा 307 IPC आर्म्स एक्ट और UPA के तहत मामला दर्ज किया गया और 3 OGW को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कल दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली जल संकट पर उपराज्यपाल से चर्चा की। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को आश्वासन दिया वो इस विषय में हरियाणा से बातचीत करेंगे। इसके अलावा दिल्ली जल पोर्ट में अधिकारियों की कमी पर भी चर्चा की गई। वहीं भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के कई इलाकों में लोग जल संकट से परेशान। चाणक्यपुरी में लंबी कतारों में लोग टैंकरों से पानी भरते दिखे। देश में मौसम की आंख मिचौली जारी। कहीं मानसून के पहुंचने से मूसलाधार बारिश तो कहीं गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग की माने तो कोंकण के इलाके, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना। इन इलाकों से दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ा आगे बढ़ा। वहीं उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में भी इस गर्मी को हम देख पा रहे हैं कि अछूती नहीं है और दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली, NCR, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में आने वाले 5 दिन तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही। हरियाणा के रोहतक में कल अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली के पालम इलाकों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार। महाराष्ट्र के ठाणा में भिवंडी तालुका में डायपर निर्माण फैक्ट्री में लगी भीषण आग। घटनास्थल पर दमकल कर्मी भीषण आग को बुझाने में जुटे। वक्त थोड़े से ब्रेक का। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। वो करते हैं खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में आज भक्त भारी संख्या में दर्शन करने आ रहे हैं। दरअसल ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार को विशेष तौर पर बड़ा मंगल के रूप में इसे मनाया जाता है। आज ज्येष्ठ महीने का तीसरा बड़ा मंगल है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ के महीने में त्रेता युग में भगवान राम की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। वहीं 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां इस बार भी बहुत अहम है। थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। DDU से खास बातचीत में आयुष सचिव की जो वैद्य हैं राजेश कटोचा, उन्होंने कहा कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने यह भी कहा कि योग को घर घर लोकप्रिय करने के लिए कई कॉम्पिटिशन शुरू किए गए। लोग अपने परिवार के साथ योग करते हुए 2 मिनट का वीडियो शेयर कर सकते हैं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय योग संघ, पर्यटन मंत्रालय और महात्मा गांधी योग संस्थान ने योग कार्यक्रम आयोजित किए हैं और तमिलनाडु के थेप्पाकुलम के पास आयोजित कई कार्यक्रम हुए जिसमें करीब 300 वयस्क और बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम में योग अभ्यास के अलावा प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन जैसे सूर्य नमस्कार, प्राणायाम करने के प्रभावी तरीके बताए गए। पर्यटन विभाग ने प्रतिभागियों के उपयोग के लिए योग मैट, टी-शर्ट्स और टोपियां प्रदान की।
जयपुर के राजकीय यौगिक चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र में योग पद्धति के लोगों का इलाज किया जाता है। केंद्र के योग और प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सारा ने बताया कि योग के माध्यम से विभिन्न रोगों का उपचार होता है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है वैसे वैसे देश ही नहीं दुनिया में भी तैयारियां इसके लिए तेज हो रही है। इसी क्रम में आइसलैंड में स्थित भारतीय दूतावास ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर इसकी शुरुआत की है। यहाँ होने वाले योग कार्यक्रमों का उद्देश्य योग को आर्कटिक के करीब लाना। इसमें शामिल हुए लोगों को आर्कटिक की खूबसूरती के बीच योग और ध्यान का अनुभव करवाया गया। उत्तरी आइसलैंड की राजधानी अकुरेरी में विशेष योग सत्र आयोजित किया गया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रेक्जाविक में आगामी 17 जून को भव्य योग कार्यक्रम भी मनाया जाएगा। सेबी ने मौजूदा निवेशकों के लिए नियमों को आसान बनाते हुए नामांकन का विकल्प न देने की स्थिति में डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों पर रोक लगाने का नियम खत्म किया। सेबी ने कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों या फिर आरटी द्वारा नामांकन का विकल्प न देने की वजह से फिलहाल रोके जा चुके भुगतान को भी अब निपटाया जा सकेगा। नैस्डैक पर लिस्टेड कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ने लगभग $1.3 अरब के वैश्विक इंजीनियरिंग कंपनी बेल्कन का अधिग्रहण करने के लिए पक्का करार किया। भारत कॉग्निजेंट का सबसे बड़ा कर्मचारी आधार है। इसके लिए कुल करीबन 3,44,400 कर्मचारियों में से 2.5 लाख कर्मचारी भारत के हैं। इसी अधिग्रहण से कॉग्निजेंट की ER&D क्षमताओं में काफी विस्तार होने की उम्मीद। IPO लाने की तैयारी कर रही है फर्स्ट ट्राई कंपनी। सऊदी अरब में नया आधुनिक स्टोर और वेयरहाउस स्थापित करने की योजना बनाई। फर्स्ट ट्राई ने विदेश में विस्तार योजनाओं के लिए 155 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा। इसमें से 72 करोड़ रुपए सऊदी अरब में 12 नए आधुनिक स्टोर्स की स्थापना के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। L&T ने दुनिया के हाईटेक निर्माण बाजार में चीन की अपनी भागीदारी बढ़ाने की योजना बनाई। L&T ने वैश्विक फर्म्स में अपने बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज को कुशल बनाने पर जोर दिया। हाईटेक निर्माण सेगमेंट में L&T की मौजूदा ऑर्डर बुक का मूल्य $61 करोड़, जिसका आधा हिस्सा निर्यात से जुड़ा। L&T जहां निर्यात बढ़ाने पर जोर दे रही है, वहीं कंपनी यूरोप से कुछ आयात में कटौती करने पर भी कर रही है विचार। अमेरिकी पिज्जा रेस्टोरेंट चेन डोमिनोज भारत में अगले 5 से 6 साल में स्टोर की संख्या दोगुनी कर 4,000 पार करेगी। डोमिनोज ने 1996 में अपना पहला ऑपरेशन शुरू किया और अब तक 2,000 स्टोर लॉन्च कर चुकी है। भारत अब डोमिनोज के लिए अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार। जीवन बीमा परिषद के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जीवन बीमा उद्योग के नए कारोबार प्रीमियम में मई 2024 में सालाना आधार पर 15% की वृद्धि हुई। इसके साथ सभी क्षेत्रों में वृद्धि के संकेत मिले। LIC का प्रीमियम मई 2024 में 18.7% बढ़कर 16,690 करोड़ हुआ, जो कि एक साल पहले 14 करोड़ के आसपास था। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड चालू वित्त वर्ष 2025 में बॉन्ड के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है ताकि ऋण देने के कार्यों में मदद मिल पाए। बाजार के माध्यम से जुटाई गई पूंजी में बॉन्ड और मुद्रा बाजार में जुड़ी योजनाएं आदि शामिल। और मार्च 2024 में अंत में नाबार्ड की कुल उधारी में इनकी लगभग 51% की हिस्सेदारी थी। प्राइवेट इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन ने IT फर्म एम्फेसिस की 15% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेची। पी दिग्गज ने 2.85 करोड़ शेयर 2,363 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बेचकर कुल 6,736 करोड़ रुपए जुटाए। खरीदारों में कोटक म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनली, सोसिएटे जनरली शामिल हैं। एम्फेसिस ने पहली बार 2016 में निवेश करने के बाद ब्लैकस्टोन ने अपने निवेश की वैल्यू में 400% की बढ़ोतरी देखी है। RBI ने बैंक इंडिया होम लोन लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना कुछ नियमों का पालन न करने के चलते लगाया गया। RBI ने एक बयान में कहा कि NHB RBI के निर्देशों के संबंध से संबंधित कॉरेस्पॉन्डेंस के नॉन कंप्लायंस के सुपरवाइजरी फाइंडिंग्स के आधार पर कंपनी को एक नोटिस जारी कर चुका है। मलावी के उपराष्ट्रपति और 9 अन्य लोगों को लेकर जा रहा सैन्य विमान सोमवार को लापता। विमान की तलाश जारी। मलावी के राष्ट्रपति लाजरस चकवेरा ने कहा कि विमान के रडार से गायब होने के बाद विमान अधिकारियों का अब तक विमान से संपर्क नहीं हो पाया। राष्ट्रपति चकवेरा ने तलाशी अभियान का आदेश दिया और बहामास की अपनी यात्रा रद्द कर दी।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में चल रहे संघर्ष विराम पर बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव किया पारित। प्रस्ताव को इजरायल ने स्वीकार किया, वहीं हमास ने भी प्रस्ताव का किया स्वागत। प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई वोटिंग में पक्ष में 14 वोट पड़े। प्रस्ताव के विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। रूस ने इस वोटिंग प्रक्रिया से दूरी बनाए रखी। मध्य सोमालिया में दो गुटों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें कम से कम 55 लोग मारे गए, 155 अन्य घायल। सोमालिया की संघीय सरकार ने न केवल अलकायदा से जुड़े अल शबाब समूह द्वारा फैलाई जा रही हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष किया, बल्कि उसे अफ्रीका के इस देश में भूमि और जल पर नियंत्रण को लेकर कबीले आधारित संघर्षों का भी सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के मियामी शहर में एक बार 4 मंजिला टेम्पल अपार्टमेंट में भीषण आग लगी। आग पर काबू के दौरान 2 अग्निशमन कर्मी घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मियामी पुलिस के मुताबिक इमारत के अंदर एक व्यक्ति को गोली से घायल पाया गया। उसकी गंभीर हालत में उसे अस्पताल भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि 4 मंजिला अपार्टमेंट इमारत में एक विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से कई लोग बुरी तरह घायल हुए। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज पाकिस्तान का सामना कनाडा से। इस मुकाबले में पाकिस्तान की नजर अपनी पहली जीत हासिल करने पर। मौजूदा टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान ने अब तक 2 मुकाबले खेले, जिसमें उसे दोनों में हार का सामना करना पड़ा। कनाडा की टीमों के 2 मैचों में एक में हार, एक में जीत। वहीं आज का मुकाबला पाकिस्तान के लिए बेहद अहम। पाकिस्तानी टीम इस मैच में हाल में इसको जीतकर सुपर 8 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी। कल खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 4 रन से हराया। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट के नुकसान पर 113 रन बनाए। बांग्लादेशी टीम ने जवाब में निर्धारित 20 ओवर खेलकर 7 विकेट गंवाकर 109 रन वो बना पाई। मैच हार गई। इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की पहली हार है, वहीं दक्षिण अफ्रीका की तीसरी जीत। वक्त थोड़ी सी ब्रेक का है। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद विकास बादल रुक करते आने खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ताजा जारी ATP रैंकिंग्स में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग यानी कि 77वें स्थान पर पहुंचे। नागल ने स्विट्जरलैंड के अलेक्जेंडर को हराकर ATP चैलेंजर प्रतियोगिता जीती। इस जीत के साथ ही सुमित की रैंकिंग में उछाल देखने को मिला। भारत के गुलबीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर इवेंट में नया रिकॉर्ड बना दिया। पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल 2024 एथलेटिक्स मीट के पुरुषों की 5000 मीटर इवेंट में गुलबीर सिंह ने दूसरा स्थान हासिल करते हुए ये रिकॉर्ड बनाया है। वहीं पिछले साल एशियन गेम्स की 10,000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता गुलबीर सिंह ने रेस को पूरा करने में 13 मिनट 18.92 सेकंड का समय लिया। भारत के मिक्स मार्शल आर्ट्स एथलीट पूजा तोमर ने इतिहास रचा। पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में कोई फाइट जीतने वाली पहली भारतीय बनी। भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय कुश्ती महासंघ साथ मिलकर पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहलवानों को सहायता प्रदान करेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय कुश्ती महासंघ ने महिला पहलवान विनेश फोगाट के अतिरिक्त सहायता के अनुरोध को भी स्वीकार किया। IOA और WFI पेरिस ओलंपिक से पहले पहलवानों की सहायता के लिए एक टीम बनाने की योजना बना रहे हैं, जिसमें कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, पोषण विशेषज्ञ, मेंटल कंडीशनिंग कोच और अन्य आवश्यक कर्मचारी होंगे शामिल। सोमवार को पूरे हांगकांग में वार्षिक ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाया गया। इस इवेंट में रंग बिरंगी नावों पर सवार प्रतिभागियों के बीच रेस प्रतियोगिता आयोजित हुई। सीरीज शो स्टॉपर के निर्माता और निदेशक ने शो में काम करे एक्ट्रेस दिगांगना सूर्यवंशी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सूर्यवंशी पर आरोप है कि उन्होंने अक्षय कुमार के नाम पर फ्रॉड किया।
एक्ट्रेस नूर मालविका दास ने आत्महत्या करने की खबर के बाद उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस मौत से ठीक 18 दिन पहले सैलून में बैठकर बाल मुंडवाती नजर आई। कोटा फैक्ट्री सीजन 3 के ट्रेलर का हुआ ऐलान। पंचायत के जीतू भैया भी आएंगे नजर। 11 जून के रिलीज को होगा ट्रेलर और 20 जून से OTT प्लेटफॉर्म पर होगी स्ट्रीम। करण जौहर ने अपनी आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म किल का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे खूनी यात्रा का स्वाद चखने के लिए हो जाइए तैयार। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन कुछ ही दिनों की रिलीज में होने वाली है, जिसमें कार्तिक मुरलीकांत पेटकर की भूमिका आएंगी नजर। वहीं 14 जून को थिएटर्स में दस्तक देने के लिए फिल्म तैयार। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर मिसेस माई ने उड़ाया गर्दा। जानवी कपूर और राजकुमार राव की क्रिकेट और रोमांस के इर्द गिर्द घूमने वाली ये फिल्म 31 मई को सिनेमाघरों में हुई रिलीज और अब तक इस फिल्म ने 30 करोड़ का कारोबार किया है। सलमान खान अपनी आगामी फिल्म सिकंदर की शूटिंग 18 जून से शुरू करने वाले हैं। साजिद नाडियाडवाला और AR मुर्गादौस निर्देशित इस फिल्म में उनके साथ रश्मिका मंदाना होंगी। शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाली है सोनाक्षी सिन्हा। 23 जून को मुंबई में अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ कर सकती है शादी। जहीर इकबाल ने 2019 में फिल्म नोटबुक से किया था डेब्यू। फिल्म XXL में दोनों ने साथ किया था काम। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार रामचरण की अपकमिंग फिल्म गेम चेंजर की आखिरी चरण की शूटिंग आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुई शुरू, जिसका पहला गाना जरगंडी भी रिलीज हो चुका है। अभिनेता ऋतिक रोशन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुश्तैनी का ट्रेलर किया शेयर, साथ ही रिलीज डेट का किया ऐलान। फिल्म का वो विनोद रावत ने किया है डायरेक्ट। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म जॉली LLB 3 की शूटिंग चल रही है। इस मूवी में इस बार अरशद वारसी भी होंगे। फिल्म में एक्ट्रेस अमिता राव भी होंगी। अमिता ने जॉली LLB में अरशद वारसी की पत्नी का रोल निभाया था। और एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।